हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक रीसेंट जजमेंट शेयर करने वाला हूं, जो कि अभी परसों को ही यानी 3 नवंबर 2025 को ही आया है। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। अगर आपके ऊपर भी मामले चल रहे हैं, यानी पत्नी ने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी है और आपको लगता है कि पूरे तरीके से एफआईआर झूठी है, तो आप उस एफआईआर को खारिज करवाने की सोचते हैं। अब वो एफआईआर खारिज होगी या नहीं होगी, उसके लिए भी आपके बहुत सारे प्रश्न होते हैं। दोस्तों, हर एक केस का अपना एक बैकग्राउंड होता है और उस बैकग्राउंड को देखने पर मेनली हमको पता चलता है कि उस केस में ऐसा क्या था कि उस केस में रिलीफ मिला, उस केस में जितने भी एक्यूज पर्सन थे सबको बरी कर दिया गया या केस खारिज कर दिया गया। और उन सारी चीजों को फिर आप अपने मामले से कंपेयर करते हैं कि हमारे मामले में भी ऐसा कुछ है। तो दोस्तों, आज जो मामला बताऊंगा इसको बहुत ध्यान से सुनना, सारे फैक्ट्स भी बताऊंगा। फैक्ट्स भी इस मामले के बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत डिटेल्ड ये मामला है। तो आप पूरे मामले को सुनेंगे तो आपकी बहुत हद तक चीजें समझ में आएंगी। दोस्तों, ये जजमेंट ऑनलाइन आपको अवेलेबल है। आप गूगल पर जाकर के सर्च करेंगे, बहुत ही आसानी से आपको ये जजमेंट मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दिल्ली हाईकोर्ट की साइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम इसके फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें एक महिला थी जिसकी 1991 में मैरिज हुई थी। मैरिज से 2 डॉटर्स थे। अब उसका अपने पति से कोई विवाद चला होगा तो उसको अपने पति से डाइवोर्स लेना था। किसी ने उसको एक वकील साहब से मिलवाया जिनकी एज काफी ज्यादा थी और महिला ने उनको अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल करने के लिए कहा। अब वकील साहब ने डाइवोर्स फाइल कर दिया और डाइवोर्स फाइल करने के बाद इस मामले में एक्स पार्टी डाइवोर्स की डिक्री महिला के फेवर में आ गई। 2010 में ये डिक्री उसके फेवर में आई। अब दोस्तों, यहां पर जो पिटिशनर नंबर 1 था, यानी जो एक क्वेश्चन पिटिशन लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में आए थे, उनमें जो पिटिशनर नंबर 1 था वो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली रहते थे और उनके 2 पुत्र थे। अब महिला ने पिटिशनर नंबर 1 के ऊपर एक मामले दर्ज कराने के लिए कंप्लेंट 156(3) में डाल दी। दोस्तों, पिटिशनर नंबर 1 वही थे जिनके थ्रू महिला ने अपना डाइवोर्स फाइल किया था, यानी वही वकील साहब जिन्होंने महिला का डाइवोर्स केस फाइल किया था। अब दोस्तों, 156(3) सीआरपीसी में महिला की रिक्वेस्ट थी कि 376, 379, 420, 494, 323 और 506 आईपीसी में इनके ऊपर मामला दर्ज किया जाए। अब इसमें पुलिस को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया कि जांच करी जाए और रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाए। अब जब पुलिस ने जांच करी तो इसमें एक रिपोर्ट सबमिट करी, जिस रिपोर्ट में पुलिस ने यह लिखा कि हमने जांच करने पर यह पाया है कि महिला जिस व्यक्ति के खिलाफ 376 का आरोप लगा रही है वो उससे शादी कर चुकी है 2007 में और दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह 7 साल एक साथ भी रहे हैं और बाद में उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स हो गए, साथ ही कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी चल रहे हैं और उसके बाद ये मामला दर्ज हुआ है। तो पूरे तरीके से हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट का मामला है, ना कि 376 आईपीसी का। अब दोस्तों, इस रिपोर्ट के बाद वाइफ ने अपनी स्टेटमेंट दी और अपने इस मामले को विड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अब दोस्तों, जिस दिन महिला ने इस मामले को, इस कंप्लेंट को विड्रॉ किया, सेम उसी दिन एक और कंप्लेंट कॉ सेल में दे दी कि मेरे साथ डाउरी हैरेसमेंट किया जाता है, मेरा स्त्री धन वगैरह इन्होंने रख लिया, जो कॉमन कंप्लेंट होती है। और आगे चल करके इसी कंप्लेंट पे एक एफआईआर दर्ज हो गई 498 ए, 406 और 34 आईपीसी। अब इसी कंप्लेंट की क्वेश्चन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में मामला आया था। अब जब मामला आया तो ये सारे के सारे फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया ये सारे प्रकाश में आए, आर्ग्यूमेंट किए गए, बहुत सारी चीजें थी। पति का ये भी कहना था कि पत्नी के पास एक चेक भी पड़ा था 40 लाख का, और भी तमाम उनके बीच में बहुत सारी चीजें थी। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि हम मुद्दे की बात समझते हैं कि जब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट के पास आया, अब एक तो दिल्ली हाईकोर्ट को ये पूरा बैकग्राउंड देखना था, सेकेंडली ये देखना था कि मामले के अंदर कोई स्पेसिफिक कुछ है या नहीं है। अब यहाँ पे कोर्ट ने जब पूरे मामले को ऑब्जर्व किया, उसकी पूरी एफआईआर को देखा, तो कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी क्रूरटी और एंट्रस्टमेंट, यानी कि स्त्री धन रखने का कोई भी साक्ष्य नहीं है। और दोस्तों, ये जो एफआईआर थी और इसके थ्रू जो भी एंटायर प्रोसीडिंग्स थी उन सभी को क्वैश कर दिया गया। लेकिन इन सब के बाद आप एक चीज देखिए, मामला कब शुरू हुआ। 2007 में तो शादी बताई जा रही है, अब 2025 चल रहा है, तो यानी कि लगभग 18 साल। अब वो सब लोग जो लाइव के दौरान या कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप पे भी कई बार जिनके फिजिकल केसेस चल रहे होते हैं वो भी पूछते हैं साहब हमारा मामला कब खत्म होगा। आप क्या कह सकते हैं। अब 498 का मामला होता है, ये जो स्टेट केस होते हैं इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। अगर इनके पूरे डिस्प्यूट्स की आप बात करो तो 2007 से अगर आप मैरिज से लगाओ तो 18 साल, जब ये एफआईआर दर्ज हुई 2015 में, तब से लेके अब तक केवल क्वैशिंग में 10 साल, और अगर ट्रायल चलता तो आप सोचो कितना। तो अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते कि मामला कितना चलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति आपको कह रहा है तो बस एक अंदाजा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको दे रहा है, बाकी डेफिनेट कुछ भी नहीं है। गारंटी कोर्ट में किसी भी चीज की नहीं है। आप क्वेश्चन में जाते हैं, आपकी क्वेश्चन होगी या नहीं होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। आप किसी को भी एंगेज कर लो और उसके बाद में आपका जो केस है आपको लगता है आपके फेवर में, आपके काउंसिल को लगता है आपके फेवर में, लेकिन एग्जैक्ट जजमेंट क्या आएगा
वो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो किसी भी तरफ जा सकता है और फिर आपको चैलेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों कई बार मैंने लोगों को ऐसे देखा कि उनके वकील साहब बहुत मेहनत करते हैं और केस को आखिरी तक लाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जजमेंट होता है वो दूसरी पार्टी के पक्ष में चला जाता है, तो वकील को कोसने बैठ जाते हैं, जबकि उसने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है और वो उतना ही कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ यही सब चलता है। मेन है कि आपकी तरफ से कमी नहीं रहनी चाहिए, आप अपनी तरफ से जितना कर सकते हो बढ़िया से बढ़िया उतना करो, लेकिन डिसीजन किसी के भी हाथ में नहीं है। डिसीजन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी, दोनों के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।